गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ विजयलक्ष्मी। और हम देख रहे थे हमारा हिस्ट्री का जो चैप्टर सेकंड है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, द कंपनी एस्टैब्लिश पावर। किस तरह से ब्रिटिशर्स है वो हमारे यहाँ पे ट्रेड करने आए थे, उसके बाद में उन्होंने टेरिटरी स्थापित कर ली और कंपनी है उसने अपनी जो पावर है उसको एस्टैब्लिश कर लिया। अंग्रेज़ों का राज हमारे यहाँ पे लगभग 200 ईयर्स तक रहा था। 200 सालों तक उन्होंने हमारे देश में शासन किया था। सबसे पहले जो वो थे वो सिर्फ ट्रेडिंग यानी बिज़नेस के पर्पज़ से ही आए थे, और उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उनको बिज़नेस में आसानी रहेगी, इजी वे से वो अपना काम कर सकेंगे। तो इसलिए उन्होंने यहाँ के जो नवाब्स वगैरह है उनको अपनी तरफ मिलाना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद में उन्होंने अपने धीरे धीरे जो है वो उनकी जगह अपनी जो पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो चलाना स्टार्ट कर दिया था। तो इसी सीरीज़ में हमने देखा था 2 बैटल हुए थे। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट था 1757 का बैटल ऑफ प्लासी का। उसके बाद में उन्होंने अपने हिसाब का राजा बना लिया, अपने पपेट जो रूलर है उसको यूज़ किया, लेकिन फिर भी उनके बीच में भी कुछ प्रॉब्लम्स रही। तो 1764 के अंदर उनका बैटल ऑफ बक्सर भी हो गया। तो ये जो सारी कंडीशन थी, इन सब चीज़ों को देखते हुए कि उनके पसंद का जो राजा था, नवाब था, फिर भी जो है उनको ट्रेड करने में या फिर अपनी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो विश है इंडिया में उनको किस तरह से वर्क करना है, उनमें अगर प्रॉब्लम आ रही थी तो रॉबर्ट जो क्लाइव है उन्होंने 1764 के अंदर खुद को ही वहाँ का राजा घोषित कर दिया कि हम लोग हैं वो हमारा शासन सेल्फ चला लेंगे। तो इसलिए उन्होंने खुद को ही मतलब ज़्यादा रोल देने या एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करना मतलब ज़्यादा समझ लिया। पहले तो वो कम ही करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको लगा कि नहीं, अब उनको ज़्यादा इंटरफेयर करना चाहिए। तो इसी सीरीज़ में हम आज देखते हैं कि क्या हुआ था जब 1764 का जो बैटल हुआ बक्सर का, उसके बाद की क्या क्या कंडीशन रही ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, तो 1765 के अंदर यहाँ से देखते हैं, 1765 द मुगल एम्पायर अपॉइंट द कंपनी is the Diwan of the provinces of Bengal, and they also get the दीवानी राइट्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हो गया था, और जो बक्सर की जो लड़ाई थी ना, उसके अंदर मुगल एम्पायर जो थे वो भी इन्होंने भी पार्ट लिया था। ठीक है, सेंट्रल जो दिल्ली है, मतलब मेन पार्ट जो है ना कंट्री का, जो मेन सेंटर है वो दिल्ली है। ठीक है, तो दिल्ली के अंदर तो मुगल एम्पायर थे। हमने देखा था स्टार्टिंग में 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, उसके बाद में शासन ख़त्म नहीं होता है। शासन तो मतलब मुगल्स का ही चलता है, लेकिन जो राजा थे मतलब वो उतने पावरफुल नहीं थे जितने पुराने टाइम में जैसे औरंगज़ेब वगैरह थे। अकबर है, अकबर, बाबर, ये जो पावरफुल जो रूलर्स थे ना, तो इनकी सीरीज़ कम हो गई थी। मतलब इसके बाद में जो भी राजा बने वो इतने पावरफुल नहीं थे, कम पावरफुल थे। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखते हैं कि 1765 में जो मुग़ल एम्पायर है उन्होंने क्या किया, कंपनी को दीवान घोषित कर दिया, दीवान बना दिया बंगाल प्रोविंस का। बंगाल जो प्रेसिडेंसियाँ, पहले हमारे यहाँ 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल और एक मद्रास प्रेसिडेंसी और एक मुंबई प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो इनका जो है ना लार्ज एरिया, इस प्रेसिडेंसी के अंदर एक गवर्नर की पोस्ट होती थी, और वो गवर्नर जो है अपने आसपास का जो भी प्रेसिडेंसी के अंदर जितने भी स्टेट और जितना भी एरिया आता था उसको एडमिनिस्ट्रेशन करता था। ठीक है, तो बंगाल जो क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने बंगाल से स्टार्ट किया था, और बंगाल उनको काफ़ी फुलफिल लगा था जहाँ उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया था, तो उनको वहाँ की जो है वो मेंबरशिप मिल गई थी एक तरह से। ठीक है, तो इनको दीवानी राइट्स मिल गए थे। दीवानी राइट्स में हमको देखना है कि जो टैक्स और रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम होता है ना, वो दीवानी राइट्स होते हैं। ठीक है, लोगों से किस तरह से उनसे जो है वो वसूली करनी है, तो ये रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्स लगाना, ये सारे के सारे अधिकार इनको मिल गए थे। तो इसके साथ में बिहार और उड़ीसा जो है वो बंगाल जो प्रेसिडेंसी है या प्रोविंस है उसका हिस्सा माना जाता था। तो इनको काफ़ी यहाँ पे पावर मिल गई थी। ठीक है, तो जो राजा है उसके बाद में कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स। तो नवाब्स की तो डेथ हो गई, उसके बाद में जो कंपनी है वो अपने आप को ही नवाब बनाने लगी, अपने आप को ही नवाब समझ लेने लग गई। उसके बाद में उनको पैसों का भी अधिकार मिल गया कि वो लोगों से टैक्स के रूप में पैसे ले सकते थे। 1764 के अंदर रॉबर्ट क्लाइव वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल। तो जो रॉबर्ट क्लाइव है उसको बंगाल का गवर्नर भी बना दिया गया। अब जो नवाब, ये देखो नवाब दे रखा है, हमारे यहाँ पे तो नवाब लिखते हैं। ठीक है, ऊपर हमने देखा था नवाब लिखा आया था। ठीक है, तो नवाब एन इंग्लिश्ड वर्जन, ये इंग्लिश वर्जन है ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब। नवाब का इंग्लिश वर्जन है, और एज ब्रिटिशर वर लीडिंग ए लेविस लाइफ सिमिलर टू नवाब। और जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस जो नवाबों का जीवन था ना वैसा ही जीवन जीना चाहते थे, लेवियस मतलब लग्जरी लाइफ। एवरीवन वाज ऑन द
मर्सी ऑफ ब्रिटिश मतलब जो अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता था। जैसे एक नवाब होता है ना, यहाँ पे किस तरह से राजा रहते थे शाही महल में, उनके बड़ी सी सेना होती थी, किस तरह से उनके सर्वेंट्स होते थे, तो उनका जो रहन सहन लाइफस्टाइल था, तो वो राजा के जैसे ही जीवन स्टार्ट करने लग गए, ऐसे ही जीने लग गए। फिर कंपनी रूल एक्सपेंडेड। अब इसके साथ में जो कंपनी है उसने अपना रूल भी है वो एक्सपेंडेड करना मतलब फैलाना शुरू कर दिया। पहले उनको बंगाल का एरिया मिला और अब वो इंडिया का अदर पार्ट भी चाहने लग गए, क्योंकि उनका जो जीवन है वो आरामदायक हो गया था और उनको पैसे भी मिल रहे थे। द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट का एनेक्सेशन मतलब उनको धीरे धीरे वो ख़त्म कर रहे थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 से लेके 1857 ब्रॉड फोर्थ सम की एस्पेक्ट्स लाइक द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड ए डायरेक्ट मिलिट्री अटैक एज ऑन अननोन टेरिटरी। ठीक है, तो जो 1757 में हमने देखा था सबसे जो टर्निंग पॉइंट जो होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो टर्निंग पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है, प्लासी का बैटल होता है और अंग्रेज़ों को लगता है कि अब हम यहाँ पे कब्ज़ा कर सकते हैं। और 1857 के अंदर हमारे जो फ्रीडम फाइटर का जो फर्स्ट स्ट्रगल जिसको बोला जाता है वो होता है 1857 रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है उसको। ठीक है, तो ये जितना जो टाइम पीरियड था, तो इस टाइम पीरियड के अंदर जो है जो कंपनी है ना उसने अपने एरिया को काफ़ी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया और डायरेक्ट जो मिलिट्री है वो अटैक कर देती थी अननोन टेरिटरी पर। ठीक है, अगर कोई उनको सपोर्ट नहीं करता, कोई इनकी बात नहीं मानता तो वो इन पर अटैक करके और अपने एरिया को बढ़ाने लग गए थे। आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी अपॉइंटेड, और बक्सर का जो बैटल हुआ था उसके बाद में कंपनी जो है वो अपने रेजिडेंट्स है वो इंडिया के अदर अदर जो एरिया था वहाँ पे अपने अपने रेजिडेंट्स रखने लग गई थी। मतलब एक पर्सन जो उस एरिया को ध्यान में रखे और उसके बारे में आगे की रिपोर्ट है वो गवर्नर को सेंड करे। ठीक है, तो रेजिडेंट्स थे ये। तो कंपनी फोर्स टू स्टेट, अब जो कंपनी है उसने क्या किया, अपने एरिया को बढ़ा लिया, उसके पास में लैंड का एरिया आ गया, तो अब लोगों को फोर्स करते थे सबस्टेरी अलायंस के लिए। सबस्टेरी अलायंस होता है सहायक संधि जिसको बोल देते हैं। ठीक है, इसके अंदर वो राजा को क्या करते थे, फोर्स करते थे। किंग हैड टू पुट एन आर्मी ऑफ ब्रिटिश, कि राजा की जो भी सेना है ना उसमें एक जो टुकड़ी है वो उनको इंग्लिश की रखनी है, ब्रिटिशर्स की रखनी है। अब राजा को ये फोर्स कर दिया कि आपको कंपलसरी ये रखनी है, चाहे अपनी सेना को कम कर लो। ठीक है, तो इसके लिए फिर राजा है वो मजबूर हो जाता और इसके लिए देखो क्या करना पड़ता है। इन द केस ऑफ नॉन पेमेंट टू आर्मी, अगर आर्मी को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे नवाब और किंग है भाई उन्होंने सेना रख ली तो इसको पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो गिव सम पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी, तो अपने जो साम्राज्य है उसका कुछ हिस्सा उनको अंग्रेज़ों को देना पड़ता। तो मतलब ये तो ज़बरदस्ती होगी कि एक तो हमारी सेना रखो और अगर आप उसको पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो उसके बदले फिर आप अपनी ज़मीन हमको दो। तो ये तो एक तरह से ज़बरदस्ती शासन ही हो गया था। तो इसी तरह से जो नवाब ऑफ अवध के अंदर जो किंग की पोस्ट होती है उसको नवाब बोलते हैं और हैदराबाद में उसको निज़ाम बोलते हैं। ठीक है, पर फोर्स टू के टेरिटरीज एंड एक्सेप्ट द सबस्टेरी अलायंस, तो ज़बरदस्ती उनका जो एरिया था ना वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया और वहाँ पे भी ये जो सबस्टेरी अलायंस है उसको लागू कर दिया गया। इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप करोगे और ये पॉलिसी वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे तो उनकी जो ज़मीन है ना उसको कब्ज़ा कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, वहाँ पर अपना राज कर लिया था। तो इस तरह से उन्होंने जो है वो अपने एरिया को बढ़ाया, अपनी जो रूल है उसको एक्सपेंड किया। तो टीपू सुल्तान ये हमने देखा था, अभी जो ऊपर देखा ये सारा मेन जो है नॉर्थन इंडिया का पार्ट में आ जाता है। अभी ये साउथ इंडिया तक भी पहुंचेंगे। तो टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, तो जो टीपू सुल्तान है ये बहुत ही फेमस नाम है, टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से उनको जाना जाता है, ये इनका टाइटल है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन में आता है। टीपू सुल्तान वाज द सन ऑफ हैदर अली, हैदर अली के बेटे हैं और रूल जो कहाँ के थे, मैसूर के राजा थे। टीपू सुल्तान रूल मैसूर फ्रॉम, अब इन्होंने कहा 1782 से लेके 1799 तक इन्होंने शासन किया, इतने टाइम तक ये राजा रहे थे। टीपू सुल्तान टू द हेल्प ऑफ, अब जो टीपू सुल्तान है ना उन्होंने किसकी हेल्प ली थी, फ्रांस है ना, फ्रेंच आर्मी, उन्होंने उनकी हेल्प ली थी अपनी आर्मी को मॉडर्न बनाने के लिए। मतलब जैसे है ना जैसे फ्रांस की आर्मी के पास में हथियार है, उनके जो लड़ने की स्टाइल है जो भी है, तो जो ब्रिटिश ये जो फ्रांस आर्मी है ना इनकी हेल्प ली थी इन्होंने, टीपू सुल्तान ने अपनी आर्मी को मॉडर्न बनाने के लिए। और अपनी जो सेना है वो भेजी थी, फॉरेन डेलीगेट्स जो भेजा था वो, जैसे ब्रिटिश और फ्रांस इन दोनों की लड़ाई होती थी। ठीक है, ब्रिटिश और फ्रांस की लड़ाई होती थी, तो इस जो टीपू सुल्तान है इन्होंने फ्रांस की मदद करने के लिए अपनी सेना भी या अपने डेलीगेट्स भी भेजे थे। तो फ्रांस के साथ में जो टीपू सुल्तान के रिलेशन अच्छे थे, मतलब विदेशियों के साथ भी इनके संबंध काफ़ी अच्छे थे। ठीक है,
और टीपू सुल्तान की जो सेना थी वो भी काफ़ी मतलब वेल ट्रेंड और सुसज्जित जिसको बोलते हैं ना, हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल थी। 4 वार्स, अब देखो इनके बीच में 4 लड़ाइयाँ हुई थी बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड मैसूर के अंदर 4 युद्ध हुए थे। दे वर नाउन इज द एंग्लो मैसूर वार, इनको एंग्लो मैसूर वार के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट हुआ था 1767 से 1769 के बीच में, सेकंड 1780 से 84 के बीच में, थर्ड हुआ था 1790 से 92 और लास्ट हुआ था 1799। देखो कंटिन्यू है वो किस तरह से अंग्रेज़ों से संघर्ष कर रहे थे अपने आप को बचाने के लिए, कितनी लड़ाई लड़ी थी उन्होंने, कंटिन्यू युद्ध हो रहे थे। 1799 जो लास्ट था, ठीक है, उन उसमें ब्रिटिशर जीत गए थे और रंगपट्टनम जो हुआ था, रंगपट्टनम मैसूर की कैपिटल है, ठीक है, तो मैसूर की जो कैपिटल है श्री रंगपट्टनम, वहाँ पे अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था और टीपू सुल्तान को हरा दिया था। और टीपू सुल्तान की मतलब डेथ हो गई थी इस लड़ाई के अंदर, और इनकी जो कैपिटल है श्री रंगपट्टनम, उस पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था। तो इस तरह से 4 लड़ाई हुई। तो टीपू सुल्तान वो जो बहुत ही ब्रेव थे और कितने पावरफुल थे, उन्होंने अपने आप को मतलब 4 लड़ाइयों के लिए तैयार रखा था। फिर एंग्लो मराठा वार्स, इसी तरह से ये हमने देखा था। ये देखो मैसूर और श्री रंगपट्टनम, ये आप मैप के अंदर फाइंड करना अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ से मतलब कौन सी जगह आते हैं, ठीक है, कर्नाटका स्टेट के अंदर, ठीक है, आप इसको मैप में भी फाइंड करके देखना। एंग्लो मराठा, अंग्रेज़ों के जो है वो मराठास के साथ, मराठास जो है महाराष्ट्र का जो एरिया जिसको बोलते हैं वहाँ पे है, ठीक है। आफ्टर द डिफीट ऑफ मराठा इन बैटल, अब जो मराठा है उनकी 1761 के अंदर जो पानीपत की लड़ाई हुई थी उसमें इनकी हार हो गई थी, मराठा और इनकी लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों की, ठीक है। दे गेट डिवाइडेड इन वेरियस स्मॉल डायनेस्टी, और जो मराठा जो थे ना वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गए थे, ठीक है। मराठा जो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले, इन 4 जो है ना ब्रांचों में डिवाइड हो गए थे। पहले ये एक ही नाम से थे मराठा। 3 वार हुए थे, 3 वार्स वर फोर्ट बिटवीन मराठा एंड ब्रिटिश के बीच में, और कब हुए थे 1782 फर्स्ट, उसके बाद में सेकेंड 1803 से 05 तक एंड 1817 से 19 तक। द थर्ड वार वाज द डिसीजिव वार, मतलब जो थर्ड था ना वो मतलब निर्णायक युद्ध जिसको बोलते हैं, डिसाइड हो गया था उसमें। एंड आफ्टर दिस, इसके बाद में पेशवा वाज डिपोज्ड, पेशवा का जो पद था वो ख़त्म कर दिया गया था। एंड द सेंट टू द नॉर्थन इंडिया ऑन ए पेंशन, और उनको जो है ना पेंशन का मतलब पेंशन दे दी जाती थी, ठीक है, मतलब उनका जो राजा उनका जो पोस्ट था ना वो वहाँ पे ख़त्म कर दिया था अंग्रेज़ों ने। नाउ द कंपनी हैड कंट्रोल ओवर द साउथ ऑफ विंध्यास, और विंध्य जो पर्वत है ना वहाँ के साउथर्न पार्ट पे भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। मतलब ये था कि बंगाल से उन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद में उन लोगों ने कर्नाटका में किया, मैसूर, ये सारा एरिया को जीता हुआ, और उधर जो महाराष्ट्र का एरिया है उसको भी कवर कर लिया। तो काफ़ी जो बड़ा एरिया है वो उन्होंने जीत लिया था। तो ब्रिटिशर्स है उन्होंने नॉर्थन इंडिया और उसके बाद में साउथर्न पार्ट है उसको भी विंध्या तक जो है, विंध्य पर्वत वहाँ तक उन्होंने उसको कब्ज़ा कर लिया था। इसी के साथ में अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा क्लेम टू पैरामाउंट सी, मतलब सर्वोच्चता, सुपीरियर, अपने आप को उन्होंने सबसे शक्तिशाली या सुपीरियर माना था, और इसके लिए वो क्लेम कर रहे थे कि हम ही हैं वो सबसे पावरफुल है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी बड़े एरिया को जीत लिया था। तो उनको लगता था कि अब हम है वो पूरे इंडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम अपने राज वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।